कैसे हो बच्चों। मैं हूं आपका साहिद सर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक। क्लास 12th के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। पिछली क्लास में बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसकी फॉर्म में होता है, बेसिकली लाइंस की फॉर्म में था, उन लाइंस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। आज हम ये जानेंगे बच्चों, कोई भी चार्ज जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है तो कितना अमाउंट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं प्यारे बच्चों। मेरे पास मान लो एक चार्ज है ये क्यू। जब मेरे पास ये चार्ज है क्यू तो चारों तरफ क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो यहां तक है। तो ये जो रीजन है प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई दूसरा चार्ज आता है देन उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स। बहुत अच्छी बात। मान लो ये चार्ज है क्यू नोड, तो अगर ये क्यू नोड चार्ज इस रीजन के अंदर एंटर करेगा तो इस क्यू नोड के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। बहुत अच्छी बात। वो फोर्स किसने लगाया, क्यू ने। किसके ऊपर लगाया, क्यू नोड के ऊपर। और जैसे जैसे क्यू नोड चार्ज इसके नजदीक आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, वैसे 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 फोर्स हमारा क्या होता जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फोर्स हमारा बढ़ता जाएगा। मान लो ये चार्ज अभी यहाँ है, ये क्यू तो यहाँ फिक्स है, स्टेबल है, ये तो फिक्स हमने कर लिया। और ये मूव कर रहा है, मूव करते करते यहाँ पे आ गया अभी। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, आर। तो ये क्यू चार्ज, ये क्यू नोड चार्ज हमारा इस पॉइंट पे पहुंच चुका। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आर। मुझे एक बात बताओ, ये क्यू चार्ज इस क्यू नोड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स बाई क्यू ऑन क्यू नोड। बोलिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू के, F इक्वल्स टू के क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात भाई, इन दोनों के बीच में यही फोर्स लगा। इस चार्ज ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, बिल्कुल इतना। इसने इसके ऊपर कितना लगाया, बिल्कुल इतना। यही फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स के लॉ के हिसाब से पता चल गया हमें इतना फोर्स लगा है। पर हम बात किसकी करने वाले हैं बच्चों, बात तो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसकी सीधी सी एक डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ अलग नहीं है बच्चों, ये भी क्या है, एक फोर्स ही है। पर किसका फोर्स है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो टेस्ट चार्ज भी कितना हो, यूनिट 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 चार्ज हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, इसने फोर्स लगाया और ये चार्ज कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कितना फोर्स लगाया, फोर्स बाई क्यू ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। बताओ भाई, फोर्स बाई क्यू, यानी कि इसने जो फोर्स लगाया, किसने के ऊपर फोर्स लगाया, यूनिट चार्ज के ऊपर, कितना होगा, F इक्वल्स टू ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया यूनिट चार्ज, और यूनिट का मतलब वन चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया, F इक्वल्स टू के क्यू, इसे वन मान लिया, अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना बचा प्यारे बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो क्यू चार्ज लगा रहा है। कब, जब ये दूसरा चार्ज जो इसके रीजन में आया वो कितना हो, यूनिट हो। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फोर्स हमारा कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के हमारा कॉन्स्टेंट 1/4πε0, क्यू चार्ज, और आर है किसी भी पॉइंट से, किसी भी चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
जैसे मुझे इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ निकालना था किसी पॉइंट पी पे, तो इससे लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई यार। होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इतना बड़े आराम से कर लोगे। और भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि हमारा जो ई आया है वो आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं भाई, ये फॉर्मूला तब भी तो आ सकता है अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी फोर्स वाले इक्वेशन को अगर मैं क्यू नोड से डिवाइड कर दूं, तब भी हमारा ये फॉर्मूला आ सकता है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोड। पर यूनिट के लिए डिवाइड करा जाता है प्यारे बच्चों। तो E इक्वल्स टू क्या आया, के क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नोड। तो क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल आउट, तो ई कितना बना हमारा, इक्वल्स टू बना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? वही बिल्कुल फॉर्मूला है हमारा, वही है प्यारे बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है हो तो सीधा सा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, फोर्स ही है। जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बशर्ते कि फोर्स लगना चाहिए कितने के ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर। हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो ये चार्ज यूनिट है। मैं अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तब मुझे इसे यूनिट चार्ज मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। बताओ भाई यहाँ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो E1 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E2 इक्वल्स टू के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे। तो इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के पास E2, कर लोगे आप लोग। तो E का हमारा फॉर्मूला आया प्यारे बच्चों F अपॉन क्यू नोड, यानी कि ये फोर्स ही है प्यारे बच्चों, ये कुछ और नहीं है, फोर्स ही है। पर कितने चार्ज का फोर्स है, यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं रफ कर देता हूं। बहुत अच्छे। तो हमारा E इक्वल्स टू आगे प्यारे बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट, के की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। याद करो रिलेटिव परमिटिविटी जब आपको बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आपको बताया था, वही केस है। एप्सिलॉन आर मैंने मान लिया, तो क्या हुआ, E इक्वल्स टू हमारा आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक नाम और भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो नाम है प्यारे बच्चों इसके, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं बात कर लूं अगर एयर की या फिर वैक्यूम की, एयर या फिर वैक्यूम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन आर, इसे एक सिंबल से और डिनोट कर लेते हैं बच्चों, के से भी डिनोट करा जाता है इसे। एप्सिलॉन आर या फिर के की वैल्यू होती है 1। तो जब मैं एयर और वैक्यूम की बात करूंगा उस केस में वैल्यू 1 रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ एयर और वैक्यूम में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब किन्हीं भी और अदर मीडियम में इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो क्या सीखेंगे, देखो E इनवर्सली पर E, अगर मैं इस E की बात करूं, देखो E किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, E डिपेंड्स ऑन Q, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी कि अगर मैं चार्ज को बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये कोई चार्ज है Q, मैं एक बार यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। ये दूसरा पॉइंट ये बताता है। तीसरा पॉइंट, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है।
जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी कम, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? एयर की। तो सबसे ज्यादा किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर के अंदर होगा। एक ही चार्ज है, उस चार्ज को आप लोग पहले एयर में रखो, उसके बाद उसी चार्ज को आप लोग वाटर के अंदर ले जाओ या फिर किसी और मीडियम के अंदर ले जाओ प्यारे बच्चों, इन सारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा। सारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा कब होगा? जब चार्ज हमारा कहाँ है? एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर। क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन के लिए के की वैल्यू 1 है और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। बात कर लूँ अगर मैं कंडक्टर की प्यारे बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर अगर मैं कंडक्टर की बात कर लूँ तो कंडक्टर का के होता है इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू, ये नीचे वाला एप्सिलॉन आर है प्यारे बच्चों, ये की अलग है और जो ये के लिख रहा हूँ ये अलग है। कंफ्यूज मत होना, ये अलग की है ये अलग है। मैं छोटे के से डिनोट कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो इस एप्सिलॉन आर या फिर के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सो 1/∞, 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों? कर लोगे आप लोग? बहुत अच्छे। ठीक है, तो मीडियम टू मीडियम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरी करता है। मीडियम टू मीडियम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरी करता है। सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? एयर या वैक्यूम के अंदर। सबसे कम किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। और जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट की बात करेंगे और ये देखते हैं ये स्केलर है या वेक्टर है। ये स्केलर है या वेक्टर है। अब ई हमारा किसके इक्वल है? F/Q0 के। यानी कि अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी? F की यूनिट बोलो भाई न्यूटन, की यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। और जैसे कि ऑलरेडी आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स ही है, और फोर्स क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? फोर्स तो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन होगी। सो इट शुड हैव डायरेक्शन, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों, आपको ऑलरेडी बता रखा है। फॉर पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी। फॉर नेगेटिव चार्ज नॉर्मली इनवर्ड। और एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल करते टाइम, क्या करते टाइम? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल करते टाइम चार्ज का साइन आप लोग नहीं लोगे, वहां चार्ज के साइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। जैसे पॉजिटिव है तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। वहां चार्ज नहीं लेंगे। ई के फॉर्मूला जो हमारा है ई इक्वल्स टू के Q/R², इसमें चार्ज का साइन नहीं लेंगे बच्चों। चार्ज का साइन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बताता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हो कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीख लिया, अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉन्सेप्ट में थोड़ी और क्लैरिटी लाने के लिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 6 नैनोकूलम। 6 नैनोकूलम का चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको। कितनी दूरी पे उससे? 3 मीटर की दूरी पे। पहले तो आप लोग यही क्लियर करो, ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो प्लस या माइनस कोई साइन दिया नहीं तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। कितना है? 6 नैनोकूलम। उससे कितनी दूर आपको निकालना? 3 मीटर। अब बात करेंगे कि किस मीडियम के अंदर निकालना। कोई मीडियम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम एयर या वैक्यूम ही मान के चलेंगे प्यारे बच्चों। तो ई का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, मुझे ई निकालना है, ई फाइंड आउट करना है। क्यों दिया है? 6 नैनोकूलम। नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है,
कितनी डिस्टेंस पे, 3 मीटर डिस्टेंस r, 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको निकालना, यानी कि ये चार्ज है 6 नैनो कूलम का। जिस चार्ज से कितनी दूर, 3 मीटर की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के वही 1/4πε0, तो फॉर्मूला हमारा हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला बना प्यारे बच्चों। देखते हैं अब आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ क्यों 6 × 10⁻⁻9, और तो नहीं, अपॉन में आर कितना है 3 का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट, 9 कितना आया 6 न्यूटन पर कूलम, यानी कि यहाँ इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा 6 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इस चार्ज से 3 मीटर डिस्टेंस पे इन ऑल 3D, यानी कि सिमेट्रिकली चारों तरफ ये चार्ज है, इधर 3 मीटर पे 6 न्यूटन पर कूलम, इधर बताओ 3 मीटर पे 6 न्यूटन पर कूलम, इधर बताओ 3 मीटर पे 6 न्यूटन पर कूलम, यानी कि चारों तरफ स्फेरिकली हर एक पॉइंट पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 6 न्यूटन पर कूलम। चारों तरफ इस चार्ज से 3 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 6 न्यूटन पर कूलम। जैसे ये चार्ज है भाई, बताओ इधर कितना 6 न्यूटन पर कूलम, इधर 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 पिछली तरफ वही, इस तरफ इन ऑल डायरेक्शन 6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए ये होगी हमेशा ऐसे, समझ गए प्यारे बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना। मान लो जैसे ये चार्ज है, इधर भी इस तरफ इस तरफ इस तरफ नीचे ऊपर ऑल साइड सिमेट्रिकली, ये फील्ड होगा हमारा सिमेट्रिकली, यानी कि इक्वल इक्वल हर एक डायरेक्शन में 3D में बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, होप आप लोगों को समझ में आया है। अभी क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, देखना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन है, समझेंगे क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल है, ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों साइड ए है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस पे, एक कोने पे, ये 3 वर्टिसेस हुए ना, एक कोना, दूसरी वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस पे, एक तो इस पे मान लो, दूसरा इस पे मान लो। यहाँ चार्ज रखा प्लस क्यू, यहाँ चार्ज रखा माइनस क्यू। ध्यान से सुनेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस पे चार्ज रखा है, एक तरफ पॉजिटिव क्यू, दूसरी तरफ नेगेटिव क्यू। तो आप लोग इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये पॉइंट मान लो ए बी सी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पॉइंट पे बताओ आप लोग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कर लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, पॉजिटिव से तो आउटवर्ड होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पे बढ़ा दो, ऐसे जाएगा। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो ऐसे आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही आना है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर मैं इस यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, यानी कि टोटल एंगल हुआ इट बिकम 2 थीटा। ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा सीधा बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, वेक्टर लॉज को फॉलो करेंगे। दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा सीधा बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। वी शुड फॉलो वेक्टर रूल्स, हमें वेक्टर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो निकाल ही लेते हैं सी पॉइंट पे अलग अलग चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
Q1 कितना होगा बच्चों, बोलो। अरे इतना आसान, E1 इक्वल्स टू के, चार्ज कितना Q अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R होता है ना। R क्या है, चार्ज से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ निकालना है बच्चों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 1। बहुत अच्छी बात। अब इसका बताओ भाई, वहां E2 इक्वल्स टू के। अब क्वेश्चन आता है भाई, इस चार्ज को पॉजिटिव लिया तो इस चार्ज को कैसा लें, इसे नेगेटिव लें क्या। पहले ही बताया था बच्चों, चार्ज का साइन बिल्कुल नहीं लेना, साइन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब मुझे इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ। ये मैं अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। E1 E2 दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा, दोनों बिल्कुल इक्वल है। E1 इक्वल्स टू E2 के है। E1 इक्वल्स टू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो जो दोनों का रिजल्टेंट जाएगा वो तो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट तो बीचों बीच जाना। अगर एक बड़ा होता तो रिजल्टेंट उस तरफ जाता। तो क्लियर है, रिजल्टेंट तो बीचों बीच जाना। लेकिन निकाल लेंगे कैसे, निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड सीधा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो, दूसरा मेथड कंपोनेंट को तोड़ के सॉल्व कर लो। दोनों तरीके आपके पास हैं, एक तरीके से कर देता हूँ। तो मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ई आर इक्वल्स टू रूट, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पढ़ा है ना बच्चों। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आर मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ये। चलो कर लेते हैं। आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए आर इक्वल्स टू रूट ए कितना है, ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी भी इतना ही है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k³ अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2k इंटू k³ अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। थीटा होता थीटा रख लेते, इतना आगे समझ में। अब देखते हैं ई आर इक्वल्स टू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 इंटू कोस 2 थीटा। अब जो कॉमन है कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन लेके बाहर निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के बाहर, क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे क्यू बाहर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर, अंडर रूट 2 1 प्लस कोस 2 थीटा। और सोल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। आप इस 1 को खत्म कर लो तो कोस 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों, ई आर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। सो ई आर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या हुआ, 2 2 जा 4, तो 2 बाहर आ गया इंटू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो ई आर इक्वल्स टू आ गया हमारा 2k³ अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू रख दो, ट्राइंगल से निकाल दो, नॉर्मल डाल दो, ये बाई 2 हो जाएगा। कोस थीटा क्या होता है, अरे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरे से आप लोग कर सकते हो। साइन कोस, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा आराम से निकाल सकते हो। कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई, बेस कितना है a/2
अपॉन ए, तो 1/2 थीटा की वैल्यू बड़े आराम से इसे भी 60 डिग्री होगी, इतना भी कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। राइट एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो थीटा की वैल्यू रख दो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ER इक्वल्स टू 2KQ अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2। आंसर आ गई ER इक्वल्स टू KQ अपॉन ए स्क्वायर। होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब अगली क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो आप लोग अटेम्प्ट करें, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दें, या फिर आप लोग मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। जो भी आपके डाउट होंगे, ये ऑल डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। कल हम इससे रिलेटेड और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और अपर लेवल पे हम लोग जाएंगे, जो आ सकते हैं, जो आए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम, घर से बाहर बिल्कुल मत निकले बच्चों, और बार बार हाथ धोते रहें आप लोग। ओके बाय।